रात के तकरीबन 11 से 12:30 बज रहे होते। एक कमरे से बड़ी अजीब आवाजें आ रही थी। एक महिला किसी व्यक्ति से कह रही होती कि बेटा, आज की रात जो चाहे मेरे साथ कर लो, जैसी तुम्हारी इच्छा करे वैसी कर लो, क्योंकि कल मेरा पति आएगा और मैं उसके साथ चली जाऊंगी। बार बार इस बात को दोहरा रही थी। इसके बाद कुछ अजीब सी आवाज आ रही थी। उस घर के लोग गहरी नींद में सो रहे होते। बाकी आवाजें जैसे जैसे रात गहरी होती वैसे वैसे ये आवाजें बढ़ती जाती। उन सोते हुए लोगों को ये उठने पे मजबूर कर देती। और जैसे ही उस घर के लोग उठते और उस कमरे के तरफ जाते हैं जहां से कि ये आवाज आ रही होती, उस कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, बाकी दरवाजा नहीं खुलता है। बाकी जैसे ही वो खिड़की के फांक से झांक के देखते हैं, उनके होश ही उड़ जाते हैं। आखिर उस कमरे के भीतर ऐसा कौन था? परिवार वाले देख के इतना दंग क्यों रह गए? तो इसको जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव यस के क्राइम कथा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है यस के क्राइम कथा की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज मैं जिस सच्ची कहानी को लेके आप लोगों के बीच आई, बेहद रिश्ते को तार तार कर देने वाली, क्योंकि हमारे देश और दुनिया में ऐसी ऐसी घटनाएं हो जा रही हैं, ऐसी ऐसी कहानियां सुनने को मिल जा रही, जिसको देखने के बाद, सुनने के बाद हर कोई ये कहने पे मजबूर हो जा रहा है कि शायद घोर कलयुग चल रहा है। तो आज इसी घोर कलयुग की एक अजीब कहानी। तो इस कहानी की शुरुआत करूं उससे पहले जितने भी हमारे दोस्त मित्र हैं, जितने भी हमारे साथी हैं, रोज की तरह सबसे यही गुजारिश है कि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक तो जरूर कर दिया करिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारा हौसला बढ़ाता है और हमारी यही कोशिश रहती है कि हम आप लोगों तक रोज नई और इंटरेस्टिंग कहानियां लेके आती रहूं। तो चलिए ज्यादा बात ना करते हुए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश का भोपाल, इसी भोपाल का रहने वाला हरिप्रसाद के परिवार में कुल 5 लोगों का परिवार होता है, जिनमें की हरिप्रसाद के 3 बेटे, पत्नी कंचन, बड़ा बेटा अजय, मझला बेटा विनोद और सबसे छोटा बेटा दीपक। दीपक बड़ा ही लाडला होता है, इस परिवार का सबसे चहेता होता है, क्योंकि दोनों भाई भी उतना ही प्यार करते और माँ और पिताजी तो प्यार करते ही। और शायद इनके घर में कोई बेटी नहीं थी, इसलिए दीपक से सारी बेटी की तरह ये लोग लाड लगाते और भाई भी उसको बहन की तरह प्यार करते। सब कुछ समय अच्छा गुजर रहा होता है। जो हरिप्रसाद होते हैं वो रेलवे के एक कर्मचारी होते हैं। अपने परिवार का गुजर बसर बड़े ही अच्छे से, बड़े ही शौक से अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने की कोशिश करते हैं। वक्त गुजरता है। बाकी कहते हैं कि वक्त के साथ साथ सारी जिम्मेदारियां बढ़ने लगती हैं। अब वैसे ही हरिप्रसाद की सारी जिम्मेदारियां बढ़ने लगती हैं। बच्चों को पढ़ाने लिखाने में तनख्वाह कम पड़ जाती है। वो अपने बेटे अजय को कहते हैं, जैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है, इसके बाद उससे कहते हैं कि अब हमारे पास तुम तीनों को पढ़ाने के लिए इतने सक्षम मैं नहीं हो पा रहा हूं, कुछ ना कुछ तुम्हें भी साइड से करना चाहिए, इसके बाद पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए। अजय देखने में बेहद हैंडसम समझदार लड़का, पढ़ाई के साथ साथ वो एक प्राइवेट जॉब भी करने लगता है, डिलीवरी बॉय का, जिससे कि 12 से 15 हजार रुपये कमाने लगता है, जिससे कि परिवार की थोड़ी कठिनाई कम हो जाती है, वक्त गुजरते रहता है। बाकी जब इस लगन को अजय के यानी हरिप्रसाद के ये रिश्तेदार देखते हैं कि लड़का पढ़ाई भी कर रहा है और साथ में नौकरी भी कर रहा है, तो कौन नहीं चाहेगा कि ऐसे लड़के को अपना दामाद बना लिया जाए। अब कई रिश्ते अजय के लिए आने लगते हैं, हरिप्रसाद चाह के भी मना नहीं कर पाता और एक सुंदर सी लड़की देख के अजय की शादी फिक्स कर देता है, जिसका नाम गरिमा होता है। गरिमा देखने में बेहद हसीन और बेहद खूबसूरत। अब बारात निकलती है अजय की, जाती है, गरिमा से शादी होती। गरिमा दुल्हन बन के जब अजय के घर आती तो ढेर सारी खुशियां, और इन खुशियों के बीच ढेर सारे रिश्तेदार, जिसमें कि कंचन की
दो चचेरी बहन भी आई रहती हैं, जिसका एक का नाम सालू और एक का नाम नीलू होता है। जब दुल्हन आ जाती है तो यहाँ रिसेप्शन का कार्यक्रम होता है। रिसेप्शन में सारे लोग अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, अलग अलग तरह के जो कि थीम पे डांस होता है, गाना बजाना होता है। अगले दिन अब धीरे धीरे सारे रिश्तेदार अपने घरों को जाने लगते हैं, नीलू भी चली जाती है। बाकी जो कंचन की छोटी बहन सालू रहती वो रुक जाती, क्योंकि उसका पति जो था वो ज्यादा अपने काम काज में बिजी रहता। पत्नी कहाँ है, कहाँ मायके में 10 दिन है, 20 दिन कहीं और है, उससे कोई मतलब नहीं रहता था, क्योंकि वो सालू को ज्यादा टाइम ही नहीं देता था। ज्यादा वो अपने काम को समय देता था और काम को ही सब कुछ समझता था। अब शादी के बाद भी सालू अपने बहन के घर रह जाती है। धीरे धीरे अब वो वक्त गुजरने लगता है। अब इधर सारे रिश्तेदार चले जाते हैं, सब लोग रोजमर्रा के जीवन में अपना सब लोग व्यस्त हो जाते हैं। विनोद अपनी पढ़ाई करने लगता है, अजय अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने काम को भी देखता है, साथ में नई नवेली दुल्हन आई रहती उसको भी समय देता। और इधर जो दीपक रहता, दीपक पूरे घर का चहेता लाडला, वो उसका कमरा जो होता है अजय के ठीक बगल वाला कमरा होता है। और जैसे ही अजय अपने कमरे में जाता, अपनी पत्नी के पास रहता, कुछ बातचीत करता, कुछ उन लोगों में अगर जो कुछ होता जिसकी आवाज अगर जो बाहर आती, तो इस आवाज को दीपक बड़ा ही शौक से सुनता और बड़े ध्यान देके सुनता। बाकी जब इस आवाज को सुन लेता तो दीपक की रात की नींदें ही उड़ जाती। दीपक भी अब लगभग 21 से 22 साल का हो चुका रहता है। अब दीपक इन आवाजों को सुन के इस कदर परेशान होता है कि रात में अक्सर उठ के वो घर में ही टहलने लगता, कभी छत पे चला जाता, कभी लॉन में जाता। अब एक दिन उसको अपनी मौसी सालू की कमरे की लाइट जलती हुई दिखती। टहलते हुए सालू के कमरे में जाता है तो देखता है कि बेड पे वो बैठी हुई कुछ सोच रही है। वो जाके सालू के बेड पे बैठता है और कहता है कि मौसी, इतनी रात हो गई, तुम्हें नींद नहीं आई क्या? इस पे सालू कहती है, मुझे तो नींद नहीं आई, ये तो ठीक है, पर तुम्हें क्यों नहीं नींद आई? इस पे ये जो लड़का है दीपक, वो कहता है कि मौसी, मैं क्या बताऊं, एक तो जवानी का असर और दूसरा इतनी घनघोर रात, और इसमें मैंने कुछ सुन लिया इसलिए मुझे नींद नहीं आई। इस पे जो सालू रहती है दीपक से कहती है कि अच्छा ये बताओ कि तुम्हें नींद क्यों नहीं आई? मैं जान रही हूं कि तुम जवान हो, पढ़े लिखे हो, और ऐसा क्या तुमने सुन लिया, ऐसा क्या सोच लिया, और ऐसी किस बात की चिंता है कि तुम्हें नींद नहीं आ रही? इस पे दीपक कहता है कि मौसी, मैं तो बता ही दूंगा, पर आप क्यों जग रही हैं? क्या आपको मौसा प्यार नहीं करते? आपको वो सुख नहीं मिलता जो कि चाहिए? अब इस पे सालू उदास होकर अपनी जो कि सिर को नीचे कर लेती है। अब सिर ऊपर करते हुए दीपक कहता है कि दरअसल मेरी परेशानी का सबक जान लीजिए, क्योंकि मेरे कमरे के ठीक बगल में भैया अजय का कमरा है, और भाभी गरिमा के साथ वो जो भी करते हैं वो सारी आवाजें मैं सुनता, और ये सारी आवाजें मेरी बेचैनियां बढ़ा देती है, मेरे दिल की धड़कन को बढ़ा देती है, जिससे कि मुझे नींद नहीं आती और मुझे भी इस चीज की चाहत होने लगती है। जब सालू ये बात सुनती है तो मुस्कुराते हुए कहती है कि रुको कुछ समय और रुको, इसके बाद जैसे ही विनोद की शादी होती है वैसे ही तुम्हारी भी शादी कर दी जाएगी, अगर जो कोई लड़की हो तो बताओ। इस पे दीपक कहता है कि मुझे तो आपकी तरह लड़की चाहिए, जितनी सुंदर आप हो शायद उतनी सुंदर लड़की मैंने आज तक किसी को देखा ही नहीं। मेरी नजरें तो उस दिन से आप पे ही टिकी है जब से कि आप शादी में मेरे घर आई। जैसे ही ये बात दीपक कहता है, सालू मुस्कुराते हुए उसके तरफ प्यासी नजरों से देखती है। अब वहीं दीपक जो है कि सालू का हाथ पकड़ता है और सालू के धीरे धीरे नजदीक जाने लगता है। अब सारे रिश्ते नातों को भूल जाता है कि वो हमारी रिलेशन की हमारी मौसी है और हम उसके इतने करीब जा रहे हैं। देखते ही देखते कुछ देर के बाद दोनों इतने करीब होते हैं कि दरवाजा बंद करते हैं, एक दूसरे का कपड़ा उतारते हैं और उस अवस्था में पहुंच जाते हैं, वो अनैतिक काम करते हैं जो कि सारे इस रिश्ते नाते को तार तार कर देता है। दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। अब एक बार ये सिलसिला शुरू हुआ तो मानो आज सालू को पहली बार ये महसूस हो रहा था कि उसने ऐसा प्यार शायद पहले कभी पाया नहीं। और इधर दीपक
जो कि एक कुंवारा लड़का था। शायद इस चीज का अनुभव वो पहली बार देख रहा था, पहली बार ऐसा कुछ कर रहा था, इसलिए वो भी अब टूट के सालू से प्यार करता है। पूरी रात गुजरने लगती है। जैसे लगभग 4 बजते दीपक उस कमरे से निकलता है, अपने कमरे में जाके सोने का जो है कि कोशिश करने लगता है। बाकी उसको नींद नहीं आती। अब करवटें बदलते रहता है, तब तक सुबह हो जाती है, और जब सुबह हो जाती है तो उठता है मुस्कुराते हुए। अब वो इस सालू के इर्द गिर्द ही घूमता, सालू से मिलने की कोशिश करता, सालू को गले लगाने की कोशिश करता, उसे जो है कि बार बार छूने की कोशिश करता। सालू भी यही कर रही थी, और शायद इस बात पे कोई ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था, क्योंकि शादी का माहौल था और सालू दीपक की मौसी रहती, इसलिए कंचन भी ज्यादा इन बातों पे ध्यान नहीं दे रही थी। सब कुछ अब इनके हिसाब किताब से चल रहा था। तभी अचानक से सालू का फोन बजता है, और वो जैसे फोन रिसीव करती है उसके पति का होता है। पति उसका कहता है कि ऐसा है कि तुम तैयार हो जाओ, मैं कुछ देर में तुम्हें लेने आता। सालू कहती है कि आज रात छोड़ के कल आओ। इसके बाद अब उस रात जैसे ही रात होती है, सालू इधर बेचैन होती है, क्योंकि एक ही रात वो दीपक के पास रह पाई थी। अब जैसे ही रात के लगभग 10:30 से 11 बजते हैं, सालू भी दीपक का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रही होती है, और दीपक भी इधर फोन की बात को सुन के बड़ा ही बेचैन हो उठा रहता है। उसके मन पे, उसके चेहरे पे उदासी रहती है। वो जैसे देखता है कि सब लोग अपनी जगह पे सो गए, अजय अपने कमरे में चले गया, माता पिता अपने जगह पे सो गए, विनोद भैया अपने कमरे में चले। दीपक उठता है और अपनी मौसी सालू के कमरे में जाता है, और जाते ही सालू को गले लगाता है। सालू भी जैसे इसी के इंतजार में बैठी थी, तुरंत दरवाजा बंद करती है, और दोनों वो अनैतिक काम फिर से शुरू करते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ इस कदर गिरते हैं कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं। इसके बाद जो सालू है वो दीपक से बार बार यही बात दोहराती है कि आज रात जो करना है कर लो, क्योंकि कल मेरा पति आएगा और मुझे लेके चला जाएगा। दीपक से के आंखों से आंसू छलक रहे होते हैं। बाकी इस बीच बीच में दोनों कुछ देर रोते तो कुछ देर हंसते, कुछ देर बात करते और कुछ देर अनैतिक काम करते। ये सिलसिला लगातार रात भर चलते रहता है। बाकी उस घर में सो रहे किसी को इस बात की सूचना नहीं होती, इस बात की खबर नहीं होती कि ये लोग कर क्या रहे हैं। अब जैसे ही सुबह होती, सालू का पति आता है। सालू का जब पति आता है तो कंचन कहती है कि ऐसा है कि सारे रिश्तेदार तो चले गए, एक सालू ही है, अगर जो आप कुछ दिन छोड़ देते तो सालू यहाँ रह जाती। सालू भी इस पे बड़ी खुश होती है। इधर अब दीपक भी ये बात अपने मौसा से कहता है कि मौसा जी, मौसी को कुछ दिन और छोड़ दीजिए, क्योंकि सारे रिश्तेदार जा चुके हैं और मौसी की तो हमें आदत सी लग गई है। इस पे जो सालू का पति होता है कहता है कि नहीं, मैं काम काज से ज्यादा खाली नहीं होता, आज ही मेरे पास समय थी इसलिए मैं आज आया हूं। मैं लेके जाऊंगा, फिर आगे जब भी कोई प्रोग्राम होगा, अच्छा समय होगा तो जरूर सालू आएगी। अब सालू भी इधर उदास हो जाती है और इधर दीपक भी उदास हो जाता है। सालू का पति सालू को लेके जो है कि चला जाता है मुंबई। अब धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है, दोनों की फोन पे बात होने लगती है। बाकी इधर अब सालू भी बेचैन है और उधर दीपक भी बेचैन। अब ना ही दीपक सालू के पास जा पा रहा था और ना ही सालू दीपक के पास आ रही थी। कोई रीजन ही नहीं था, क्योंकि दीपक की पढ़ाई चल रही होती है। इस बीच माता पिता जाने की इजाजत नहीं दे रहे थे, और इधर सालू का पति दीपक के घर सालू को आने नहीं दे रहा था। दोनों की मजबूरियां थी। तभी लगभग 6 महीने का वक्त गुजरता है। विनोद के लिए एक बहुत ही अच्छी लड़की का रिश्ता आता है, जो कि एक स्कूल में शिक्षिका होती है। जैसे ही ऐसा रिश्ता आता है, हरिप्रसाद तुरंत इस रिश्ते के लिए हाँ कर देता है, और 2-3 महीने का समय देख के विनोद की शादी का डेट फिक्स हो जाता है। जब ये सूचना सालू को मिलती है तो सालू भी बड़ा खुश होती है। दीपक कहता है कि जल्दी से जल्दी तुम भैया के शादी में पहले से आना और 1 महीने बाद तक रहना। सालू भी कहती है कि ठीक है। अब अपने पति को मनाने की कोशिश करने लगती है कि दीदी के घर जाऊंगी तो कुछ समय दे के तब वहां कुछ समय रह के मैं आऊंगी। अब इधर कंचन से भी लगातार बात होने लगती है, जिससे कि सालू के लिए कंचन का भी मन हो जाता है कि सालू को पहले से बुलाओ। अब शादी के लगभग 15 से 20 दिन पहले ही सालू को अपने घर कंचन बुला लेती, और इधर दीपक भी सालू के आने का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार करने लगता है। सब कुछ अब जैसे ही सालू आती है, दोनों
एक प्रेमी प्रेमिका की तरह मिलते हैं दोनों, जैसे कि सालों के बिछड़े हुए थे दोनों एक दूसरे के आगोश में। वक्त कटने लगता है, जैसे चल रहा था वैसे चलने लगता है। दोनों जैसे ही रात होती इकट्ठा होते और दोनों अपने मन की प्यास को बुझाते, अपने हवस की आग को ठंडी करते, क्योंकि ऐसे अनैतिक रिश्ते को ऐसा ही कहा जाएगा। अब वक्त गुजरने लगता है। बाकी जैसे ही अब विनोद की जिस दिन शादी होती है, बारात निकलती है, उस दिन अब जो सालू होती है दीपक से कहती है कि अब तो विनोद की शादी हो गई और शायद इसके बाद कुछ महीने के बाद तुम्हारी भी शादी हो जाए। इस पे जो दीपक है वो बड़ा ही उदास होता है, कहता है कि मुझे तो तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारनी है, मुझे तो तुम्हारे ही साथ रहना है। बारात तो निकलती है, बाकी जो दीपक है कुछ दूर रास्ते से ही वापस लौट के आ जाता है, और जब वापस लौट के आता है तो इधर सालू भी दीपक के ख्यालों में खोई रहती। जैसे ही देखती है कि चुपके से दीपक बारात से वापस आ गए, वो अपने कमरे में जाती है, कमरे का दरवाजा बंद करती है। दोनों पहले तो लिपट के रोते हैं। इसके बाद दीपक कहता है कि तुम अपने पति से अलग हो जाओ, मुझसे शादी कर लो, तुम्हारे कोई बच्चे भी नहीं। इस पे जो सालू होती है वो कहती है कि मैं इस रिलेशन में हूं, मेरा ये रिश्ता है कि अगर जो मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ तो समाज क्या कहेगा और समाज के लोग क्या कहेंगे, हम लोगों का जीना दुर्लभ हो जाएगा, हम लोगों का जीना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। बाकी दीपक समझाता है कि देखो समाज का क्या है, 4 दिन कहेगा, 4 दिन के बाद चुप हो जाएगा। ना हमें देखने आएगा कि हम जी रहे हैं, कि हम मर रहे हैं, हम खा रहे हैं, कि क्या कर रहे हैं। बाकी अगर जो हम लोग एक दूसरे से अलग रहे तो हम लोग की जान जरूर चली जाएगी। तो चलो क्यों ना हम लोग घर छोड़ के निकल चलते। अब ऐसी ऐसी इमोशनल बात दीपक करता है जिससे सालू मान जाती है, और उसी रात दोनों अब घर से भागने का फैसला करते हैं और चले भी जाते हैं। जैसे ही 3 से 4 बजते कंचन अपनी बहन सालू को जगाने जाती है कि दुल्हन अब आने वाली है, चलो कुछ तैयारियां हैं, कुछ रस्में, उसको कर लिया जाए। देखती है कि सालू अपने कमरे में नहीं। अब तुरंत समझ जाती है कि सालू लग रहा है कि घर छोड़ के जा चुकी है, क्योंकि सालू का बैग भी नहीं होता है। अब इस बात को दबा लेती है कि शादी का माहौल है, सारे रिश्तेदार हैं, इसमें बदनामी हमारी बहन की हो जाएगी, इस बात से चुप रहती है। अब जब बारात वापस आ जाती है, दुल्हन वापस आ जाती है, तो जो कंचन है अपने पति हरि प्रसाद से कहती है कि दरअसल रात को तो सालू घर में ही थी, पर रात में कब घर छोड़ के चली गई है मुझे तो पता ही नहीं चला। उसके पति को अगर जो फोन करती हूँ तो बहुत बड़ा बवाल होगा। इसके बाद हरि प्रसाद कहता है कि तो फोन तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ रिलेशन में आई थी, अगर जो कोई बात बनती बिगड़ती है तो इसका जिम्मेदार कौन हो। अब दोनों पति पत्नी मिलके सालू के पति को फोन करते हैं तो पता चलता है कि सालू वहां भी नहीं। तभी हरि प्रसाद को एक ख्याल आता है कि हमारा बेटा जो है दीपक, वो भी बारात में नहीं था। अब तुरंत ये लोग समझ जाते हैं कि दीपक के साथ ये सालू कहीं चली गई। हरि प्रसाद अपनी पत्नी कंचन से कहता है कि ऐसा है कि ये सारी मिली भगत दीपक की है। कंचन भी ये कह उठती है कि मुझे तो पहले से ही इन दोनों पे शक था, पर रिश्ता ऐसा था कि मैं उन पे चाह के भी शक नहीं कर पाई, उनको चाह के भी मैं रोक टोक नहीं पाई। अब ये तमाम बातें होती हैं। कुछ दिनों के बाद पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ राजस्थान प्रदेश में एक किराए का कमरा लेके और अपने जीवन को यापन कर रहे हैं। दोनों मंदिर से शादी करते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ बेहद खुश हैं। अब जैसे ही ये सूचना हरि प्रसाद को मिल जाती है, हरि प्रसाद कहता है कि ऐसा है कि तुमने जो किया वो ठीक नहीं किया, बाकी घर आने की कोशिश नहीं करना। बाकी एक माँ तो माँ होती है। अब कंचन को नहीं रह जाता है। कंचन कहती है कि जो तुम लोगों ने गलती कर दी वो कर दी, क्या तुम्हें अपने माँ से मिलने का मन नहीं करता। और साथ ही अपनी बहन सालू से कहती है कि तुमने तो बहन के रिश्ते को कलंकित कर दिया, एक मौसी के रिश्ते को कलंकित कर दिया, पर अगर जो तुम दीपक के साथ खुश हो तो मैं भी इस रिश्ते से खुश हूं। अब इसी बात पे दोनों अपनी जिंदगी गुजारने लगते हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा है। अब दोनों से एक उनकी संतान है, एक बेटा है। तो इस कहानी पे आप लोग क्या सोचते हैं कि जो सालू और दीपक ने फैसला लिया वो सही था या गलत था? जो दीपक शुरुआत किया, अपने मौसी से ही रिश्ता बनाया, किस हद तक सही, या दीपक को इसकी सजा मिलनी चाहिए, या
सालू बिना पति से तलाक लिए दीपक के साथ चली गई, इसलिए सालू को भी सजा मिलनी चाहिए। तो आप लोग इस कहानी पे क्या आप लोगों की राय है, क्या आप लोगों की सलाह है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। किस समाज के चलते जो इन्होंने फैसला लिया, क्या वो सही था? जो इनकी सोच थी कि समाज हमें खाना नहीं देगा, समाज हमें पहनना नहीं देगा, हम लोग साथ रहेंगे तो जिएंगे, क्या है सही था? तो आप लोग अपनी सलाह, अपनी राय जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके सलाह का, आपके मशवरे का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और कुछ हमारे दोस्त हैं, कुछ हमारे मित्र हैं जो कि अपनी सलाह दी है, अपनी राय दी है, जिसमें लखा सिंह जी हैं, फैजू रहमान जी हैं, अब्दुल हकीम जी हैं, आलिस देवनाथ जी हैं, उपेंद्र नायक जी हैं, दीवान राय मंड हैं, हरजीत सिंह जी, मोहम्मद मुस्तफ़ा जी। आप सभी ने ना सिर्फ वीडियो देखा, ना सिर्फ हमारी कही गई कहानी को सुना, बल्कि अपनी सलाह भी दी, अपनी राय भी दी। इसके लिए तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया, आप लोगों का धन्यवाद कि आप लोगों ने अपनी सलाह दी, अपनी राय दी। मैं सदा आप लोगों के साथ की वजह से, आप लोगों के सपोर्ट की वजह से जो आगे बढ़ रही है, उसकी सदा मैं ऋणी रहूंगी। सदा आप लोगों को मैं ऐसे सोचती रहूंगी कि आपका आशीर्वाद, आपका प्यार ऐसे ही हमारे चैनल को मिलता रहे और रोज मैं आप लोगों तक एक नई और रोचक कहानी लेके आती रहूं। तो शाम के 7:30 बजे हमारी कोशिश रहती है कि हमारे चैनल से आप लोगों तक वीडियो जाए। तो आप लोग साथ देंगे, अपना सहयोग देंगे तो जरूर ये कार्य संभव हो पाएगा। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाल बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।